तो हमने ये एक लोड लगा दिया है, कंपोजिट VGS इधर दे दिया है। यहाँ पर अगर इस वोल्टेज को लेट मी कॉल दिस कंपोजिट VDS, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर की ड्रेन और सोर्स के अक्रॉस हो रहा है, लेट मी कॉल दिस RL। सही है। अब बताओ मुझे कि व्हाई डू वी कॉल दिस कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन? तो तुम लोगों का आधा काम तो मैंने कर ही दिया। कॉमन सोर्स इसको इसलिए कहते हैं कि हमारा जो सोर्स सर इनपुट और आउटपुट दोनों में जो सोर्स का कंपोनेंट है वो कॉमन है। हाँ, इस मुश्किल सी बात का मतलब क्या है भाई? ग्राउंडेड है सर सोर्स। है हमारी, और जो गेट वोल्टेज है दैट इज VGS, और इस तरीके से आउटपुट वोल्टेज इज VDS। तो दोनों में सोर्स है वो शेयर हो रही है एक तरीके से, इनपुट में भी आउटपुट में भी। कॉमन ग्राउंड सर वो सोर्स लिया हुआ है। चलो खैर, तो घूम फिर कर एक ही बात हम सब करेंगे और कर रहे हैं, वो ये है कि this is for the time being, this is my input terminal, सही है, and this I would treat as my output terminal. Input is also, मतलब यहाँ this is your positive terminal, and for me the common terminal right now is ground, क्योंकि just to source connected है। Output terminal मेरा यहाँ होगा, and then the common terminal that I would refer to, or the ground terminal that I refer to, is connected to ground. So every both things, जो कि input हो गई और output हो गई, they are being referred to one common terminal which is your source. So that's why we would call it common source. Common जिस चीज के साथ लगा हुआ होगा, इसका मतलब है उस पर कुछ नहीं अप्लाई किया जा रहा है। सही है, तो सोर्स पे कुछ नहीं अप्लाई किया जा रहा है, इनपुट जा रही है गेट पर, आउटपुट आ रही है ड्रेन से। सही है, so this is the circuit that we would try to look into. Okay, fine. तो सबसे पहली जो हम कोशिश करेंगे वो ये कि अब वैसे तो हम ये कह रहे हैं कि हाँ जी एम्पलीफायर एम्पलीफायर एम्पलीफायर, तो सही है। मतलब सबसे पहले आप एक गाड़ी आप अगर लेते हैं तो आप ये कहते हैं भाई क्या कितनी स्पीड, ये वो 5 सेकंड्स में 60 माइल्स, ये वो फरारी की बात हो रही है, ठीक है, मान लिया। तो अब ये कि लेकिन आप पहले ना हर सिस्टम की थोड़ी सी बाउंड्री समझने की कोशिश करते हैं। आप कहते हैं यार भाई मुझे ये तो बताओ कि पहले चाबी घुमानी होगी या बस मैं बैठूं और एक्सीलेटर दबाऊं गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी? पहले चाबी घुमाऊंगा, फिर उसके बाद किस जगह पर जाकर मैक्सिमम स्पीड पे, उसके बाद ये गाड़ी मुझसे कहेगी कि भाई अब मजीद मैं कोई स्पीड नहीं बढ़ा रही। सो वी हैव टू लुक एट एवरी सिस्टम फ्रॉम a large signal perspective. Why? We want to understand the boundary conditions. सही है। So let's see okay, what would it do from a large signal perspective. Large signal perspective में आप क्या करते हैं, आप इनपुट को min से max तक स्वीप करते हैं, then you see कि आपका सिस्टम जो है वो क्या रेस्पॉन्स देता है। Right. So let's do this. Just hold on. Okay. Okay. Yeah. तो तुम लोगों ने नाम सुना हुआ होगा शायद VTC, वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। किसी डब्बे में क्या इनपुट जाती है और क्या आउटपुट आती है। So when you plot this characteristic of any डब्बा, you call this voltage transfer characteristic. तो इनपुट क्या है भाई अभी? This is our input VGS. What is our output? This is our output. सही है। So we want to see के क्या इनपुट जाती है क्या आउटपुट निकलती है। पहले जरा मैं देख लूँ कि लार्ज सिग्नल परस्पेक्टिव है क्या। So VGS is 0,
in this circuit. क्या हो रहा है? जब VGS 0 है तो ये सर्किट क्या कर रहा है? No conduction. Yes, so the transistor is off. सही है, और उस वक्त obviously RL जो है वो ट्रांजिस्टर के साथ सीरीज में है, so there is no current flowing. So what is VDS equal to? जब VGS 0 है, VDS की वैल्यू क्या है? VDD. VDD कैसे निकाला? Why not ground? बिकॉज ट्रांजिस्टर तो स्विच ऑफ है और रजिस्टर से कोई करंट पास नहीं हो रहा, तो रजिस्टर के ऊपर वोल्टेज डेवलप नहीं होगा, तो सारा का सारा वोल्टेज ऑफ ट्रांजिस्टर के ऊपर ही आ रहा होगा, which is VDS. Right, so if I try to do this using some kind of supporting mathematics, VDS को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई this is equal to this. What is this? This is the current that flows through transistor, and this is the same current that would flow through resistor, क्योंकि ये सीरीज में, और जब ID 0 है तो ये ड्रॉप नहीं है, तो VDS is equal to VDD. So we would start from this point where VDS is equal to VDD. Right. अब आप चले आ रहे हैं. हाँ सर लार्ज सिग्नल में हम सिर्फ डीसी की ही बात करेंगे? यार अब वो मैं थोड़ा सा आसानी के लिए बना रहा हूँ, अदरवाइज ये देखो मैंने पूरा कंपोजिट बनाया हुआ है. जी सर, ठीक है. ठीक है. So when we are talking about large signal, actually there is, मतलब ये तो सबके अम्मा है ना, मतलब large signal contains everything. So there is no distinction, मतलब it just contains everything. So small signal perspective तो आता ही जब आप मतलब छोटी मोटी चीज़ों, तो you would see कि इसमें जो है ना AC DC की distinction मतलब irrelevant हो जाती है जब आप when you are just interested in finding out the boundaries. सही है. खैर, तो अब आप VGS बढ़ाए जा रहे हैं, और ये आपकी डिवाइस, लेट मी कॉल दिस डिवाइस 1 जो है वो बंद है until a certain point is reached. कौन सा पॉइंट भाई? Threshold, right. So when we reach threshold, then this guy turns on. तो जब तक threshold नहीं आया है, जब तक तो there is no current flowing and my output voltage is stuck at VDD. अच्छा, थ्रेशोल्ड होने के बाद ये साहब ऑन हुए. सही है. ऑन किस रीजन में हुए? कौन से रीजन्स में ये ऑन होते हैं एनमॉस साहब जो हैं? सर डीप ट्रायोड होता है, ट्रायोड एंड देन सैचुरेशन. चलो सही है. ये किस में ऑन हुए? सर क्योंकि अभी करंट 0 से फौरन उठा है तो हम डीप ट्रायोड कह सकते हैं. चलो एक तो ये ओपिनियन हो गया. तमाम लोग इससे एग्री करते हैं, या मतलब बिलाल का ख्याल ये है कि अभी सो के उठा है ट्रांजिस्टर, या बैठे बैठे से उठा है, तो इसलिए डीप ट्रायोड में जाना पसंद करेगा. क्योंकि हमारा करंट अभी 0 से हल्का सा ही बढ़ा है, तो वो क्योंकि डीप ट्रायोड कुछ टाइम के लिए फिर ट्रायोड हो जाता है, कुछ टाइम के लिए लीनियर बिहेवियर आएगा, फिर नॉन लीनियर हो जाएगा. ये मैं इससे बरी जिम्मा हूँ, ये मैंने नहीं पढ़ा है. तुम ये किसी का पता नहीं कुछ जो भी पढ़ाया हुआ है ना, तुम कहीं से ला रहे हो. जो भी है ये सैचुरेशन में होगा. हाँ, ये कौन सैचुरेशन में कह रहा है भाई? सर क्योंकि यहाँ पे VDS अभी हमारे पास क्रिएटर है, अभी ओवरड्राइव. हाँ. तो अभी जब हम स्टार्ट हुए तो VDS जो है इज एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू. VDS VDD से ज़्यादा तो जा ही नहीं सकता ना इस सर्किट में कोई वोल्टेज. तो जब हम स्टार्ट हुए हैं अभी, तो VDS तो पूरा मैक्सिमम VDD पे पहुंचा हुआ है, और ओवर ड्राइव जरा सा है. So at this point, we are damn sure that VDS is seriously larger than the overdrive. क्योंकि overdrive तो बेचारा अभी यहाँ निकला है, मतलब 0 से ऊपर, और VDS जो है VDD पे बैठा हुआ है. So we are turning on in saturation. सही है. 1 is in saturation. तो अब जब ये ऑन हो गए तो ये इक्वेशन हरकत में आ गई. ID is not 0 now. एक ड्रॉप आना शुरू हो गया, और उस ड्रॉप को गवर्न कौन कर रहा है भाई? आपका स्क्वायर लॉ गवर्न कर रहा है. तो चल रहे हैं. तो ये चल रहा है. देन कम्स अनदर पॉइंट है, आफ्टर विच योर ट्रांजिस्टर
enters और leaves saturation and enters triode region, वो कौन सा पॉइंट है भाई? वो पॉइंट है ऑब्वियसली जब आपका VDS बराबर हो जाएगा VO ड्राइव के, बराबर हो जाए VGS माइनस VTH के, सही है। तो इसको मैं इधर ले आता हूँ VTH को, तो VGS किस चीज़ के बराबर है? VDS प्लस VTH 1 के। इस पॉइंट के बाद आपका ये जो कर्व है, दिस इज स्क्वायर लॉ। इस पॉइंट के बाद योर डिवाइस स्टार्ट्स फॉलोइंग रादर डिक्रीज स्लोप, क्योंकि अब आप दाखिल हो गए ट्रायोड रीजन में, और इवेंचुअली ये मैं थोड़ा सा ना मजीद इसमें मुझे कर लेना चाहिए नीचे कर देता हूँ, ये काफ़ी नीचे आ जाता है। एंड ऑफ कोर्स इट्स अ स्ट्रेट लाइन, ये तुम लोगों को देखने में शक हो रहा है, वरना मैंने स्ट्रेट ही बनाई है। देन द स्लोप गेट्स रिड्यूस्ड एंड समथिंग लाइक दैट, सही है। सो सैचुरेशन में स्टार्ट हुए भाई साहब, इस पॉइंट पे आके M1 वेंट इनटू ट्रायोड, और उसके बाद जैसे जैसे VDS कम होता रहेगा और VGS बढ़ता रहेगा, तो डीप ट्रायोड एसेट्रा 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 वो मामला आगे चलते रहेंगे। सो दिस इज द थिंग कि मैंने देखा कि भाई अगर मैं बहुत ही बिल्कुल ही छोटा VGS दूंगा, तो ये एक रीजन है जिसमें कि ये M1 बंद है और आउटपुट यहाँ अटकी रहेगी। बहुत बड़ा VGS दूंगा, सही है, तो एक रीजन है इधर जिसमें कि VGS बिल्कुल, VDS जो है बिल्कुल छोटा सा, कहीं 0 के करीब आ जाएगा VDS, सही है। और बीच में एक रीजन है वेयर देयर इज अ वेरी लार्ज स्लोप, नेगेटिव स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप, बट देयर इज अ वेरी लार्ज स्लोप कि अगर मैं एक VGS को डिक्रीज करता हूँ तो VDS भी जो है वो लार्ज स्लोप के साथ चेंज होता है। तो अगर तो मैंने किसी जगह पे स्टक ऑफ कराना है तो मैं इस रीजन में ऑपरेट करूंगा। अगर बिल्कुल जो है कोई जीरो ड्रॉप अपनी डिवाइस के गिर्द लाना है, इस जगह पे करूंगा। और अगर VGS की चेंज पर VDS का चेंज लाना है, विच इज नथिंग बट एन एम्पलीफायर, तो फिर मैं इस रीजन में यहाँ से यहाँ तक बैठूंगा। तो अब मुझे 3 रीजन्स नज़र आ गए कि मैं मतलब ऐसा करूँगा। तो अब मुझे अकल तो फिलहाल यही कह रही है कि भाई अगर मैंने एम्पलीफायर बनाना है तो आई हैव टू पिक अ क्यू पॉइंट समवेयर हियर। अब यहाँ पे क्यू पॉइंट उठा लोगे, स्लोप बहुत कम है, यहाँ पे तो स्लोप 0 है, सही है, धोखी नहीं बनती है, आप बंद है, आप क्यू पॉइंट उठा के बैठे हैं। यहाँ पर आप डीप ट्रायोड में आ चुके हैं, इवन स्लोप अगर है भी तो आपके पास आउटपुट के पास हिलने की जगह कितनी रहेगी? यहाँ कम से कम आउटपुट के पास हिलने की जगह तो है कि कहीं कुछ इनपुट दोगे तो आउटपुट हिलेगी, तो सही है। तो VDS के पास कितनी जगह है? VDS अभी कहाँ बैठा है? ऊपर यहाँ तक जा सकता है, नीचे यहाँ तक आ सकता है। यहाँ तो बेचारा नीचे जा ही नहीं सकता था, नीचे जाते ही क्लिप हो जाएगा। यहाँ पे आउटपुट कैसे निकलेगी? नीचे क्लिप और ये ऊपर गया, फिर नीचे क्लिप, फिर ऊपर गया, सही है। सो दिस वुड बी अ डिस्टॉर्टेड साइन वेव, दैट वुड बी अनदर स्टूपिड ऑपरेटिंग पॉइंट। तो मैंने लार्ज सिग्नल पर्सपेक्टिव देख लिया, मुझे नजर आ रहा है कि देयर इज अ रीजन जिधर अगर मैं बैठ जाऊं जाकर तो इस रीजन में मुझे किसने बिठा दिया? मुझे बिठा दिया मेरी DC बायसिंग। कैसे बिठा दिया भाई? मैंने एक DC VGS दिया अपने ट्रांजिस्टर को, उसके नतीजे में एक DC ID फ्लो हुआ, उसके नतीजे में एक DC VDS आया मेरे पास। इसकी सेटिंग मैंने कैसी करी? VGS इतना दिया कि IDS इतना आए कि वो ऐसा VDS लाए कि VDS जो है वो बड़ा हो V over drive से, so M1 would remain in saturation, सही है। तो अब ये लंबी कहानी है, जरा दोबारा से देख लो। ये डिवाइस थी, मैंने कहा भाई अब मैं DC बायसिंग करने जा रहा हूँ, तो मैंने DC VGS दिया। DC VGS की वजह से एक DC ID आया। DC ID आने के बाद इस इक्वेशन के तहत VDD माइनस ID RL के तहत VDS आया। VDS आया, इन सबकी सेटिंग मैंने ऐसी करी कि VDS जो है वो V over ड्राइव से बड़ा हो तो डिवाइस M1 जो है वो सैचुरेशन में होगी, सही है। जब मैंने ये कर दिया, नाउ आई हैव द परमिशन कि आई टेक दिस सर्किट टू स्मॉल सिग्नल पर्सपेक्टिव, सही है।
अब मैं ज़रा एम्पलीफिकेशन की बात करना शुरू करता हूँ। एम्पलीफिकेशन पहले ज़रा हम मुश्किल तरीके से देखते हैं, सही है, और उसके बाद जो है हम फिर ज़रा इसको स्मॉल सिग्नल पर्सपेक्टिव पे नज़र मारेंगे कि वो किस तरीके से इसको आसान कर देता है। अच्छा देखो, अभी थोड़ी देर पहले तुम ही लोगों ने मुझे बताया था कि VDS जो है वो बराबर है VDD माइनस IDRL के। इस पे सब एग्री कर रहे हैं? यस सर। सही। अब क्योंकि M1 जो है वो सैचुरेशन में है, ID किस चीज़ से बराबर है? ID बराबर है कि N VOB स्क्वायर। हाँ, किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? अच्छा तो अब थोड़ा सा तकल्लुफ खत्म करके अब ये करते हैं, VGS को जरा Vin कहना शुरू कर देते हैं और VDS को Vout कहना शुरू कर देते हैं, सही है। इस इक्वेशन में मैंने फिर लैम्डा को 0 अज्यूम करा, देयर इज नो चैनल एंड मॉड्यूलेशन फॉर नाउ, सही है। तो अब ये मेरी इक्वेशन किस चीज़ से बराबर होगी? मेरी इक्वेशन होगी भाई Vout इज इक्वल टू VDD माइनस KN Vin माइनस VTH स्क्वायर RL, सही हो गया। गेन किसको कहते हैं? आउटपुट अपॉन इनपुट। किसको कहते हैं? ले लेते हैं इसका डेरिवेटिव इधर, सही है। VDD का डेरिवेटिव क्या होगा भाई? इस पूरे का डेरिवेटिव ले लेते हैं। VDD का डेरिवेटिव क्या होगा भाई? विद रिस्पेक्ट टू Vn करेंगे तो 0 होगा। हाँ, हो गया 0 माइनस, अच्छा Kn में छुपा हुआ है म्यू एन Cox W/L डिवाइडेड बाय 2। सैचुरेशन में 2 भी होता है, सही है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा भाई? 2 आ जाएगा, सर 2 से 2 कैंसिल हो बढ़ जाएगा। हाँ, फिर बाकी Kn बचेगा, फिर से 2 हटा दिया और अंदर क्या बचेगा? Vin माइनस VTH इनटू RL, सही है। मैं इसको हटा दूं तो माइनस दिस थिंग, सही है। गेन मेरा किस चीज के बराबर हो गया? इसके बराबर हो गया, ठीक है। व्हाट इज दिस? GM transconductance. नहीं There is nothing but your GM RL। माइनस 2-3 सवालात के अब तुम लोग जवाब दो, ये क्या है और ये इनका कॉम्बिनेशन क्या सेंस बना रहा है? वैसे तो हम काफ़ी देर से इस पर बात कर रहे हैं, अभी सेंस बनाना चाहिए। Why do we have a negative sign here? एक 180 डिग्री मैथमेटिक्स ने तो हमें बता दिया, कि 0 आया, माइनस आया, अब हम क्या करें? लेकिन does your intuition tell you anything? Why does this amplifier में यहाँ पर मैं कोई इनपुट देता हूँ, ऐसे साइन वेव देता हूँ, आउटपुट इज समथिंग लाइक दिस, आउट ऑफ फेज, मतलब 180 डिग्री आउट ऑफ फेज आउटपुट। इनपुट पॉजिटिव है, आउटपुट नेगेटिव है, इनपुट नेगेटिव है, आउटपुट पॉजिटिव है। सो व्हाट इज दिस? ये क्यों हो गया भाई? अच्छा खासा छोटा सा एम्पलीफायर है, पहला एम्पलीफायर अभी अल्लाह का नाम लेकर हमने शुरू करा है, एंड देन वी रन इनटू दिस 180 डिग्री फेज शिफ्ट। क्या हो गया ये? क्यों हुआ ये? मतलब कोई नजर आ रही है वजह? तो तुम लोगों के ख्याल में हमसे कोई गलती हुई है इधर, माइनस साइन किसी गलती से आ गया है, या वी कैन एक्चुअली एक्सेप्ट इट कि हाँ ऐसे ही तो होना था? नहीं सर, गलती से तो नहीं आया, ये होता है इसके अंदर। हाँ होता है, ये तुमने लेगेसी, चलो क्या मैं अपने बुजुर्गों से सुनता आया हूँ, सही है, होता तो है।
और मैथमेटिक्स भी यही कह रही है। मैथमेटिक्स भी लेकिन कह हमें रही ना है। हमें इंट्यूटिवली समझना है अब चीज़ों को, क्योंकि उसके समझे बगैर अगर मैंने ऐसे 6 सर्किट जोड़ के तुम्हारे सामने रख दिए तो फिर तुम मैथमेटिक्स लगाना ज़रा, मतलब 6 दिन बैठे रहना और फिर उसके बाद ला के बताना कि ओ मैथ कहती है अच्छा यहाँ पे माइनस नहीं प्लस होना चाहिए। हमें जवाब चाहिए होगा 2 मिनट में, तो वो 2 मिनट में मैथमेटिक्स तो नहीं लगा सकते आप अनलेस यू रियली अंडरस्टैंड कि कौन सा बटन दबाने से क्या हो रहा है। इंट्यूटिवली यू कांट रियली सॉल्व सर्किट्स, मतलब जो ज़रा डिटेल सर्किट्स हैं, हमें जब तक हम बेसिक सेल्स को नहीं समझ लेते। देखो अब मैं इसको थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ। मैं ये करता हूँ कि यार देखो अभी तो मतलब गेन शेन ये तो बड़े लोगों की बड़ी बातें हो रही थी ना। मैंने भाई VGS इज माई इनपुट ना, मैंने VGS को बढ़ाया, उसके साथ करंट पे क्या गुजरी, आईडी करंट भी बढ़ता बढ़ा, है, बिल्कुल करंट बढ़ता भी है बढ़ा। आईडी। सही है, क्यों बढ़ा? क्योंकि आप इक्वेशन देखें, कहाँ गई इक्वेशन इसमें, हाँ इक्वेशन ये रही। सही है, VGS बढ़ा है तो ID भी बढ़ी है, सीधी सी बात है। जब ID बढ़ा है ये वाली टर्म बढ़ी है और VD जो है वो कम हुआ है। इधर से मुझे नजर आ रहा है कि एज ID इंक्रीजेस VDS comes down। सही है। So this is the reason of 180 degree phase shift कि अगर आप एक ऐसे लोड के अक्रॉस आउटपुट ले रहे हैं जो कि which is referred to the higher power supply and then the actual sensitive term is in negation of that absolute higher value, फिर जाहिर है आप उसका उल्टा ही फेस शिफ्ट ही आएगा। मतलब ये आप जैसी इक्वेशन बनी थी आपको ये फैक्ट यही नज़र आ जाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल वो फिर हम मैथमेटिक्स से गुजरे और फिर हमने थोड़ा सा उसको वापस ला कर हमने इंट्यूशन डेवलप करने की कोशिश की। सही है। सो द पॉइंट इज कि हमने VGS को बढ़ाया तो ID बढ़ा तो VDS कम हुआ, एंड दैट इज द रीजन कि जैसे स्मॉल सिग्नल में सिग्नल बढ़ेगा तो आउटपुट पे वो सिग्नल कम होता हुआ नजर आएगा। सो देयर वुड बी अ 180 डिग्री फेज शिफ्ट विद एन एम्पलीफिकेशन ऑफ कोर्स। सो यही नेगेटिव साइन जो है आपको एक और जगह भी नजर आया था, वो इस जगह नजर आया था। सो दिस वाज अ डिक्रीजिंग स्लोप। आप जब VGS को बढ़ा रहे थे इस तरफ जा रहे थे तो आप नीचे आ रहे थे इधर। सही है। सो जब आपके ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में नेगेटिव स्लोप आ जाए तो ऑब्वियसली जब आप उसका स्लोप लेंगे गेन का गेन निकालने के लिए तो जाहिर है वो स्लोप नेगेटिव आएगा। तो ये भी ये फैक्ट इधर भी छुपा हुआ था। सो दिस इज समथिंग दैट वी कैन लिव विद नाउ, मतलब ये हमारी कोई गलती नहीं है। ये दो इससे आए गेन में, गेन की इक्वेशन कैन यू डिफेंड इट कि हाँ हाँ भाई गेन यही होना चाहिए था, कैन यू डिफेंड इट, या कुछ और भी आना चाहिए इसमें? सही, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे पास GM जो है, GM इज बेसिकली ID अपॉन ID इज आउटपुट एंड अपॉन इनपुट, इनपुट इज VGS, और ID को जब मैं RL से मल्टीप्लाई करूंगा सो वो मेरे पास बेसिकली आउटपुट वोल्टेज जो आ रहा है उसके बराबर होगा, और गेन जो है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज ही है। सही। तो हम इस पर काफी देर से असल में बात कर रहे हैं कि भाई एम्पलीफायर के दो हिस्से हमें नजर आते हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट कन्वर्ट्स V in to ID, and then the second thing that converts ID into V out. सही है। So this is perfectly all right कि पहला हिस्सा हम ट्रांजिस्टर से लाए and then there is a load here जो कि जिसने कि हमें वापस वोल्टेज में कन्वर्ट करके और एक वोल्टेज गेन दे दिया। सही है। सो दैट्स द मेन थिंग। तो ये हमने अभी एक जरा लंबे चौड़े प्रोसेस से डेरिवेटिव निकालते हुए हमने इसका गेन निकाल लिया, विच काइंड ऑफ इज मेकिंग सेंस टू अस। यार शायद गेन सही है, लेकिन अब लेट्स गो टूवर्ड्स स्मॉल सिग्नल मॉडल। ये स्मॉल सिग्नल मॉडल क्या हमें ये आसानी से बता सकता था कि हम ये डेरिवेटिव शेरिवेटिव लेने से बच जाते यार, और जान छूटती, मैथमेटिक्स हमारी वैसी जान जाती है। व्हाट इज स्मॉल सिग्नल मॉडल? अभी तक हमने ये बनाया था चैनल एंड मॉड्यूलेशन 0 है, R नॉट गायब हो गया, देयर इज दिस GM-VGS। सही है। एंड देन द सोर्स अगर आप अपने सर्किट में वापस आए, सोर्स इज कनेक्टेड टू ग्राउंड। सही है। तो सोर्स को हमने कर दिया
ग्राउंड टू ग्राउंड। यहाँ पर लगा हुआ है स्मॉल VGS, जिसको इसी को हमने V in भी कह दिया। यहाँ पर आपका निकला हुआ है प्लस माइनस VDS, जिसको हमने V out भी कह दिया है। सही है। अच्छा, और क्या लगा हुआ है भाई सर्किट में? कुछ मिस हो गया हमसे क्या? ये है ना RL RL लगा हुआ है। तो RL कहाँ लगा हुआ है? फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। ग्राउंड या सोर्स एक ही बात है। नहीं, एक बात नहीं है, बड़ी खतरनाक बात है। RL कहाँ लगा हुआ है? ड्रेन से VDD तक। ये रहा ड्रेन। VDD कहाँ है इस सर्किट में? पॉजिटिव जो है लगा हुआ है वो है ना हमारे पास, नहीं वो तो VDS है। तो इसको ऐसे ले जाऊं ऊपर? जी इसको ऊपर ले आना पड़ेगा। तो क्या हुआ, याददाश्त बिल्कुल गायब हो गई अंडरग्रेड से। स्मॉल सिग्नल जो कुछ पढ़ा था कुछ नहीं याद आ रहा। सर ये तो RD हो जाएगा ना फिर? ये क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, RD कुछ नहीं हो जाएगा। ये अब तुम लोग मतलब उसकी जो है ना मिल्कियत चेंज करने पे नहीं उतरो, छीन के भाग जाओ उसकी जायदाद। RL है, RL ही रहेगा आखिरी वक्त तक। VDD का बताओ ना, असल तो मसला VDD का पड़ गया। ऐसे लगा दूं, VDD तक लगा दूं। So in small signal model, all DC voltages, यार ये जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ उनको तो मैंने पढ़ाया है, उनकी भी अगर याददाश्त चली जाए तो फिर तो मुझे छोड़ देना चाहिए ये सब कुछ। और इसका पूरा नाम होता है यार AC ग्राउंडेड। इसको आप कहते हैं AC ग्राउंड है भाई। देखो AC क्या चीज होती है? इट्स अ टाइम वेरिंग सिग्नल। DC क्या चीज होती है? दैट डजंट मूव। अब DC की एब्सोल्यूट वैल्यू अपनी जगह, लेकिन DC का टाइम वेरिएबल कितना है? नहीं है ना। इसका अगर तुम टाइम वेरिएशन निकालो तो जीरो है। तो इफ वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट टाइम वेरिएशन, तो एक DC सिग्नल भी उतना ही जीरो है जितना कि ग्राउंड जीरो है। तो हम DC सिग्नल को वी स्टार्ट कॉलिंग देम AC ग्राउंड। हम कहते हैं यार ये DC है, माना 1 वोल्ट पे है, 10 वोल्ट पे है, 100 वोल्ट पे है, लेकिन टाइम के लिहाज से वेरी तो नहीं होता ना। तो AC के पर्सपेक्टिव से इट्स अ ग्राउंड। अच्छा, बाकी जो ग्राउंड है वो तो है ही है ग्राउंड, एक्चुअल जो ग्राउंड है वो तो है ही है। एंड ऑल करंट सोर्सेस क्या होता है भाई? ऑल DC करंट सोर्सेस आर ओपन सर्किटेड। सही है। तो जब DC करंट सोर्स पे आएंगे वो देखा जाएगा उस वक्त। तो इसको भी हमने बेसिकली, दिस इज अ DC वोल्टेज, दिस वुड बी कंसीडर्ड एन AC ग्राउंड। अब ग्राउंड है तो ऐसे ऊपर ले जाके तो कोई ग्राउंड से नहीं लगाता। सही है। इसको मैं ज़रा तमीज़ से बना देता हूँ। फिर तमीज़ से कैसे बना देता हूँ? एंड नाउ दिस इज माई वी आउट। ठीक है। तो अब मेरा स्मॉल सिग्नल मॉडल कंप्लीट हो गया। इतना हिस्सा जो है ये तो ट्रांजिस्टर की वजह से था, ये RL था, RL में कंफ्यूजन आ गई थी VDD की वजह से। VDD को हमने कहा कि भाई इट्स एन AC ग्राउंड, तो RL भी डाउन टुवर्ड्स ग्राउंड कनेक्ट हो गया। फाइन, नाउ वी कैन सॉल्व दिस सर्किट। ये एक सर्किट है जो कि सर्किट थ्योरम से सॉल्व हो सकता है। तो मैं KCL लगा रहा हूँ इस नोड पे। कौन कौन सा करंट जा रहा है भाई? GM VGS जा रहा है, V आउट ओवर RL जा रहा है, और कुछ है? और कुछ नहीं है। सही है। VGS को अब तकल्लुफ खत्म करें, V लिख दें। ये देखो, सही है। तो V आउट को मैं यही रहने देता हूँ, माइनस GM। यहाँ RL था, चलो इसको ऐसे कर लो, एक स्टेप और कर लो।
So V out over, अरे यार, this is V in now. Over V in is equal to minus GM RL. सही है। तो ये क्या चीज निकली, ये वही चीज निकली जो अभी थोड़ी देर पहले आप यहाँ डेरिवेशन से देख कर आए थे, माइनस GM RL माइनस GM RL। दोनों मेथड ने आपको सेम गेन दिया है, सेम वोल्टेज गेन दिया है, ठीक है। तो दिस मेथड इज रादर सिंपलर। इधर इसमें हमें बार बार डेरिवेटिव लगा कर जो है ना हम फंस जाया करेंगे मुख्तलिफ जगहों पर। सो दिस वुड रिमेन अवर प्रेफर्ड मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट स्मॉल सिग्नल पैरामीटर्स, ठीक है। स्मॉल सिग्नल पैरामीटर्स हमने क्या किया, बायसिंग अचीव कर ली, तमाम वोल्टेज सोर्सेज को ग्राउंड कर दिया, तमाम डीसी करंट सोर्सेज को ओपन सर्किट कर दिया, और अब लेकर अपने सर्किट में जो कुछ बाकी बचा उसको एनालाइज किया और डिफरेंट पैरामीटर्स निकाले। सो दैट्स गुड, सही है कि आपको गेन मिल गया। तो गेन पर हम आते हैं दोबारा, लेकिन एक दो बातें हम करते चले हैं। अरे गेन में जैसे अभी फिर बात हुई थी कि देयर आर टू डिफरेंट कंट्रोलिंग नॉब्स। आप क्या चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि भाई मेरे एम्पलीफायर का मकसद ही है कि हाई से हाई गेन जो है आप अचीव कर सकें। तो आप यही चाहेंगे कि GM जो है वो हाई से हाई जो है मैं अचीव कर लूँ, RL जो है मैं हाई से हाई अचीव कर लूँ, तो मेरा गेन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, सही है। GM किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है भाई साहब रफली? So I want to increase GM of my transistor. How do I do that? करंट पे और W/L पे W by L करती है, V और ड्राइव पे करती है, W और L पे होगी, और V और ड्राइव, करंट का बताओ पहले, करंट पे कैसे ID करती है? ID पे करती है। नहीं मुझे गिव मी द एग्जैक्ट रिलेशनशिप, ID के स्क्वायर पे, ID के क्यूब पे, 2 ID over V over drive. VOV होता है ना, उसमें ID Yeah, कांस्टेंट। now there is a lot of confusion about, there is an equation that says something like this, जी बिल्कुल over होती है। Kn etc, सही है। And then there is also an equation तो यार किसी एक खुदा को मानो भाई, मतलब किस पे डिपेंड करती है? बेसिकली इसमें होता है इस तरीके से कि हमारे पास हर और ओवरड्राइव की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? सर GM की हमारे पास बेसिकली 3 इक्वेशंस होती हैं, 3 जो हमने असाइनमेंट में भी डिराइव की थी। तो उसमें भी यही कॉन्ट्रडिक्शन बिहेवियर आया था कि पहले ही जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें तो डायरेक्टली रिलेशन शो कर रहा था, बट जो हमने आखिरी वाली इक्वेशन की थी उसके अंदर इन्वर्स बिल्कुल ही ऑपोजिट शो कर रहा था। तो फिर उसमें बेसिकली कंडीशंस पे होता है। अगर हम पहली इक्वेशन की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास ऐसा फंक्शन ऑफ VOV, बट वहाँ पर W/L कांस्टेंट होता है और ID जो है वेरी कर होता है। जो लास्ट वाली इक्वेशन है इसमें ID कांस्टेंट होता है और VOV जो है वो वेरी कर रहा होता है। इस तरीके से अगर हम करें तो वो उसको वेरीफाई कर रहा होता है इस चीज़ को। So ये 2ID और V over drive है। और सर एक और बात ये कि जो लास्ट इक्वेशन है ID की, अभी मैंने 2 वगैरह हटा दिया। आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन द एग्जैक्ट इक्वेशन, आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन द रिलेशनशिप। सर एक और चीज़ है, मैंने अगर लास्ट वाली जो इक्वेशन है ID वाली, इसकी जगह मैं रिप्लेस करूँ इसको KN, अगर मैं सैचुरेशन मोड में इसको अज्यूम कर रहा हूँ तो जहाँ पर मेरा ID कांस्टेंट होता है तो उसको मैं अगर रिप्लेस करूँ KN मल्टीप्लाई बाय VOV स्क्वायर से, तो VOV स्क्वायर ऊपर वाला नीचे के VOV से कैंसिल हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इन्वर्स रिलेशन लिखा हुआ तो है बट एक तरीके से वो डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल है। तुम बिलाल ये कर रहे हो कि जो एनोमली या जो कॉन्ट्रडिक्शन है उसको बस उर्दू में इंग्लिश में बोल रहे हो। मैं तो उसका रीज़न मांग रहा हूँ। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि मैं किस पे बिलीव करूँ। देखो, मैं एक GM की इक्वेशन है, जो GM की फर्स्ट इक्वेशन है जिधर से गेम शुरू होता है, KN V over drive, तो मैं भाई इस पे यकीन कर लूँ कि GM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V over drive। बिल्कुल सर, तो पहली इक्वेशन ही यही कहती। यही अगली इक्वेशन जिसके तुम लोग बहुत बड़े फैन लग रहे हो, वो अगली इक्वेशन ही कहती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V over drive। यार कोई मतलब मैं तो सिंपल पहली वाली तो जो है वो
पहली वाली तो ट्रायड रीजन में होगी ना, कि जब तक ट्रायड रीजन में है तो वो डायरेक्ट रिलेशन होता है इसका बस ओवरड्राइव अब से। तुम लोग कोई ऐसी बात कर दोगे जो है ये ना, आखिरी वाली में लग तो मतलब इन्वर्स रहा है। कुफर, साइंस के बारे में कुफर को टच करती कि मजबूरन मैं रीजन लेने पे तैयार हो जाऊंगा। तुम लोगों ने सैचुरेशन रीजन ही छोड़ दिया, तुमने कहा चलो मजहब ही चेंज कर लें, उधर तो रीजन ही नहीं मिल रहा हमें यानी जीवन सिर्फ का ना। जो आखिरी वाली इक्वेशन है उसमें बज़ाहिर तो लग रही है कि इन्वर्स है, बट अगर मैं आईडी के फॉर्मूले को और थोड़ा सा मतलब इसको जो एक्सपैंड करूं तो दैट इज इक्विवेलेंट टू kn मल्टीप्लाई बाय अच्छा VOV अच्छा, स्क्वायर। तुम लोगों ने रीजन क्या दिया है असाइनमेंट में, रीजन क्या दिया? सर रीज़न डिस्कस किया था कभी, उस पर गूगल में भी सर्च किया तो उसमें ये आया था कि डिफरेंट कंडीशंस पे डिफरेंट चीज़ें किसी में कांस्टेंट होती हैं, किसी तो चीज़ में। देखो बुक में, हाँ बुक में ये रीजन दिया हुआ है, लेकिन उसमें जी वो जी लिखा एक जुमले में ऐसे लिख दिया उस जालिम ने जी जी बिल्कुल। कि ना आदमी, हम जैसे लोग जो है ना वो फिर ढूंढते रह जाते हैं। उसने रीजन लिखा है, रीजन जो तुम जुमला बोल रहे हो ना उसने ये जुमला लिखा है, लेकिन मैं तो उस जुमले के पीछे की कहानी पूछ रहा हूँ। उसने यही कहा है कि हाँ जी एक जगह एक चीज कांस्टेंट है, दूसरी जगह दूसरी चीज कांस्टेंट है। किस जगह कौन सी चीज कांस्टेंट है किस जगह सर? और एक चीज की कांस्टेंट होने से क्या हो रहा है? सर उसके कांस्टेंट होने से ये हो रहा है कि फिर वो जीएम जो है, ज़ाहिर है अगर एक हम्म। चीज़ कांस्टेंट है वो चीज़ चेंज ही नहीं हो रही तो फिर जीएम उस चीज़ पे नहीं करेगा डिपेंड। भाई मैं जब ये कहता हूँ कि जीएम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओवरड्राइव, तो जब मैं ओवरड्राइव चेंज करूंगा तो जीएम बढ़ जाएगी, जब करूंगा ना चेंज बढ़ बिल्कुल जाएगी। सर बिल्कुल। अगली इक्वेशन में तुम कह देते हो कि जीएम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओवरड्राइव, तो अब मैं इसको बढ़ाऊंगा तो वो कम हो जाएगी। बिल्कुल बात अब सही है, बिल्कुल सही मैं बात है। अब इसमें कौन कांस्टेंट है, कौन इनवर्सली और कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तुम लोगों ने क्या पहले रीजन क्या जिसमें लिखा है डायरेक्टली है वैसे उसमें? वहां पर VDS कांस्टेंट रखा है हमने। हाँ नहीं वहाँ वीडीएस पर कांस्टेंट। अच्छा तो वीडीएस कांस्टेंट से क्या हो रहा है? अच्छा देखो, डायरेक्ट रिलेशन बन रहा जिन है। चीजों से जवाब निकलना है ना वो सामने है तुम लोगों में। इधर कहीं वीडीएस लिखा है? वीडीएस से जवाब नहीं निकलना है, जिन जिन चीजों से सर जवाब निकलना डब्ल्यू है वो बाई एल टर्म्स लिखा हैं हुआ सामने। W/L को डब्ल्यू बाई एल कांस्टेंट कांस्टेंट करेंगे। होती है पहली वाली में। तुम लोगों ने भी जो एक चीज जिससे जवाब नहीं निकलना था उसी को उंगली रख दी। देयर इज समथिंग एल्स, और जो बुक में लिखा हुआ है, मतलब ये तो मेरा ख्याल था तुम लोग अभी तक असाइनमेंट में ढूंढ ढांड के कुछ आपस में सर्वर टकरा के तुम लोग आपस में डिस्कशन भी नहीं करते हो क्या? नहीं सर आपस में नहीं करते। नो सर। तो मतलब क्या फिर, मतलब मैं हाजिर हो जाया करूँ कोई जिस वक्त आप फारिग हो डिस्कशन वगैरह के लिए? आपस में नहीं करोगे तो किससे करोगे यार? सर अगली दफा से करेंगे। नहीं नहीं, मतलब आप ना करें, इतना शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कि आपस में टीम वर्क नहीं करोगे तो किधर जाओगे, किसके साथ करोगे? मतलब अभी मुश्तरका गम में नहीं करोगे, बिल्कुल पाकिस्तानी बन गए क्या? तो खैर चलो। अच्छा भाई देखो, जब तक अभी ये हो सकता है ये बात पूरी समझ में ना आए, मैं बहरहाल बता देता हूँ। तो नाउ यू सी के बुक के अंदर कुछ चीज़ें जो कि फिर इसीलिए हमें मतलब जो है आपस में, दैट्स व्हाई लेक्चर इज इम्पोर्टेंट, कि आप बुक के अंदर आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी और फिर कुछ चीज़ें वो छोड़ देता आपको, ये जाओ ज़रा ढूंढो तो खुद। As long as you have control over your own current, GM is directly proportional to overdrive. जैसे आपने कहा कि एक सर्किट है, इसमें यहाँ कुछ लगा है ऊपर, ये सर्किट करंट कंट्रोल नहीं करता, सही है? करंट कौन कंट्रोल करता है? ये सब खुद करते हैं। जब तुम इसका ओवरड्राइव यहाँ बढ़ाते हो, इसका करंट भी बढ़ जाता है, ओवरड्राइव बढ़ता है करंट भी बढ़ जाता है, सही है? तो इन दिस सिनारियो GM increases. The other scenario is कि this guy doesn't control current, this guy controls current. ये कहता है कि करंट मैं बताऊंगा भाई कि आपको कितना चाहिए, तो ये फिक्स करके बैठा है। अब आप यहाँ ओवरड्राइव बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, तो वो करंट तो चेंज ही नहीं हो रहा, सही है? तो अब बेसिकली दिस इज द टाइम वेयर दिस इज वैलिड, this is the equation where you assume कि current is fixed, and then with a fixed current if you increase overdrive then GM is inversely proportional to overdrive. If current is directly proportional to overdrive, if overdrive साथ change होगा then GM is also directly proportional to overdrive. तो हम जिन 3-4 relationships की तरफ बात किया करेंगे, हम ये कहेंगे भाई GM is directly proportional to square root of current. This comes from this thing.
सही है, ये तो यहाँ से आता है। एंड देन वी वुड ऑल्सो सी के हम जो है उस वक्त फिर कांस्टेंट करंट की बात कर रहे हैं या करंट कंट्रोल हमारे पास है, और दूसरी रिलेशनशिप हम ये किया करेंगे। सही है, तो अभी जो सवाल ये जहाँ से खड़ा हुआ था वो ये खड़ा हुआ था कि यार मैंने जीएम को बढ़ाना है तो मैं क्या करूँ। एक आपने कहा भाई एरिया बढ़ा दो, सो दिस अप्रोच इज एरिया हंग्री। दूसरा आपने कहा कि भाई करंट बढ़ा दो, दिस अप्रोच इज पावर हंग्री। सही है, करंट बैटरी से ही खींचोगे ना, पावर खाओगे। तो दो दो तरीके हैं जीएम बढ़ाने के, या आप करंट बढ़ा दें या एरिया बढ़ा दें। दूसरा तरीका भी है, तीसरा तरीका भी है, बेसिकली आप किसी कांस्टेंट करंट के लिए ओवर ड्राइव को कम कर दें। लेकिन इस तरीके को ज़रा हम कभी आगे डिस्कस करेंगे जब हम स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन वीक इन्वर्जन वगैरह के मामला को हम समझ चुके होंगे। सो फॉर नाउ वी वुड जस्ट सी के एरिया या पावर बढ़ाने से जीएम बढ़ता है। ये क्या है, ये भी है कि एक आरएल को आप बढ़ा दें तो आगे हम देखेंगे कि इंक्रीजिंग दिस इट इज़ नॉट एज सिंपल एज वी आर लुकिंग एट इट राइट नाउ कि हाँ भाई आरएल को बढ़ा देंगे और आपका गेन बढ़ जाएगा। इसमें बहुत सारे इश्यूज आपके पास आएंगे। सही है, तो चलो हमें ये तो थोड़ा सा आइडिया हो गया कि चलो गेन है, गेन को मैं करंट बढ़ाऊंगा जीएम बढ़ जाएगी, गेन बढ़ जाएगा। मैं एरिया बढ़ाऊंगा जीएम बढ़ जाएगी, गेन बढ़ जाएगा, वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें। सो हम मतलब अब डिज़ाइनर फील कर रहे हैं कि अच्छा यार मेरे हाथ में कुछ चीज़ें हैं। we want to look at two different things, two new parameters of an amplifier. उसके बाद बस फिर इस लेक्चर को इधर ख़त्म करते हैं, फिर आएंगे बाकी कॉन्फ़िगरेशंस को बाद में देखेंगे। सो आपके पास एक डब्बा है, सही है, इसका बहुत ज़बरदस्त एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है। सही है, ये आपको आउटपुट देता है, ज़ाहिर है इधर इनपुट मांगता है किसी से। यहाँ कोई शरीफ से कोई साहब हैं जिनकी छोटी सी इनपुट है, जैसे भी जनरेट होती है जो भी है, जो कि इस एम्पलीफायर में फीड होती है, और गेन इनका बहुत ज़बरदस्त है, मतलब थाउजेंड्स में मिलियन में पहुंचा है। लेकिन जैसे ही आप इस डब्बे को यहाँ लगाते हैं, इस डब्बे की आउटपुट जो है, जो कि पहले 1 वोल्ट वगैरह पे पहुंची हुई थी, वो बिल्कुल ही डाई आउट कर जाती है और वो राइज ही नहीं हो पाता इस डब्बे से कनेक्ट होने के बाद। तो इसको तुम लोग अपनी जबान में कुछ ना कुछ कहते तो हो, क्या कहते हो? इनपुट रेजिस्टेंस। नहीं नहीं नहीं, अब वो तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, तुम लोग अपनी जबान में इसको क्या कहते हो कि डब्बे ने लोड कर दिया? ये नहीं बोलते कि वो उसने यार लोड कर दिया है शायद उसको। हाँ, लोडिंग Loading ड्राइवर को लोड कर दिया, ड्राइवर लोड। ड्राइवर, हाँ चलो ड्राइवर को लोड कर दिया, हाँ चलो इस तरीके से कह लो। बहरहाल ये जो भी साहब थे, ही वांटेड टू ड्राइव दिस एम्पलीफायर ताकि इनकी आउटपुट एम्पलीफाई हो जाए। ड्राइवर साहब को लोड कर दिया, इसी टाइप की बातें करते हो ना। क्या होता है, क्या मतलब क्या होता है लोड करने का? सर उसकी रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा होती है कि वो करंट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड करता है उस 1 वोल्ट के लिए, और इतना वो दे नहीं पाता जो इनपुट है, तो इस वजह से वो लोड हो जाता है। फिर तुम ताहिर, ये जो लेगेसी इश्यूज है ना तुम लोगों को ना, तुम अभी जाके रिकॉर्डिंग फिर सुनना इस लेक्चर की, कि दोबारा से बोलो ज़रा, शायद बोलने में गलती करी हो तुमने कि नहीं इसकी सर, रेजिस्टेंस बस यही। ज़्यादा होती है। क्या गलती है? नहीं सर, बस यही था। नहीं मतलब कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है तो वो करंट बहुत ज़्यादा ड्रॉ कर लेता है। भाई मैंने तो सुना है ज़्यादा रेजिस्टेंस कम करंट कम ड्रॉ होता है करती है। करंट उससे। हाँ, ज़्यादा रेजिस्टेंस करंट कम नहीं ड्रॉ करती। सर वो थोड़ा आगे पीछे हो गया था। चलो सही है, तो वो रेजिस्टेंस कहाँ लगी हुई है? सर वो क्या इनपुट यहाँ? रेजिस्टेंस है ना यहाँ एम्पलीफायर की, यहाँ यहाँ कहीं लगी हुई मॉसफेट। है। मॉसफेट के अंदर So there is जी। something there जिसको कि हम RN कहते हैं। So the input impedance और the input वेरी हाई। resistance, क्योंकि अभी हम कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस की बात नहीं कर रहे, so we can also call it input resistance। तो आपका जो ये एम्पलीफायर है, there is some input impedance that is killing this driver। तो मैंने इसको अलग करा भाई डब्बे से, ड्राइवर से अलग करा। मैंने ये आपको पकड़ा दिया, मैंने कहा यार जरा मुझे बताना इसकी इनपुट इम्पीडेंस कितनी है, कैसे बताओगे?
सर वो सर वैसे तो सर वोल्टेज दे के हम चेक करते हैं कि कितना करंट ड्रॉ हो रहा है, उसकी बेस पे फिर हम करते हैं कैलकुलेट के रेजिस्टेंस क्या है। हाँ वैसे तो बिल्कुल सही बात कर रहे हो, लेकिन वैसे कर रहे हो तो इसलिए अजीब सा लग रहा है। बिल्कुल सही बात कर रहे हो। सो आई वुड अप्लाई वोल्टेज Vx test voltage, and I would measure the current that it draws here, and then I would just simply take this ratio. किसी भी टर्मिनल पे मैंने इम्पीडेंस चेक करनी है, मैं वहाँ पर एक टेस्ट वोल्टेज अप्लाई करूँगा और उसको जो है करंट मेजर करूँगा, और उनका रेशियो जो है मुझे उस जगह पे इम्पीडेंस बता दिया करेगा। सही है। तो मुझे ये पता चला कि भाई साहब आपके एम्पलीफायर की इम्पीडेंस जो है वो बहुत लो है। बहुत लो क्या चीज़ होती है? बहुत लो है एज कंपेयर टू आर आउट ऑफ द ड्राइवर। अच्छा, आर आउट क्या होता है भाई? तो आर आउट भी देख लेते हैं, फिर आर इन पे वापस आते हैं। तो अब की दफ़ा क्या हुआ है कि एक डब्बा है, उससे आउटपुट आ रही है, बहुत ज़बरदस्त आउटपुट थी, वी आउट था, ये था, वो था। आपने उस पर लगाया क्या? ऑसिलोस्कोप की प्रोब। ऑसिलोस्कोप की प्रोब सब यूज़ कर चुके होंगे। यस सर। इसकी कितनी रेजिस्टेंस होती है? 50 ohms। 50 ओ ohms की होती भाई, है। ओ भाई, ओ भाई, भाई अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मतलब देयर इज एन ऑप्शन इन गुड ऑसिलोस्कोप्स कि आप इसको 50 ओम पर ले जाएं, लेकिन जो हम सस्ते वाले ऑसिलोस्कोप्स यूज़ करते हैं लैब में, उसमें 50 ओम वाला ऑप्शन नहीं होता। और अल्लाह ना करे ऑसिलोस्कोप अगर हमेशा 50 ओम हो गया तो फिर तो हो गया काम कुछ भी लैब में। So this guy is 1 mega ohm in parallel with 14 picofarad of capacitance। सही है। इसको हम फिर लो फ्रीक्वेंसी में हम फिर इग्नोर कर देते हैं, और डीसी वगैरह में तो वैसे ही छोड़ देते हैं। तो हम बस इसको देख रहे होते हैं कि भाई हाँ देयर इज अ 1 मेगा ओम रेजिस्टेंस। और इसके आपने 1 मेगा ओम लगाई इस डब्बे की आउटपुट पे, और डब्बे से आप जो कि 1 वोल्ट दिया करते थे, उनकी हालत खराब हुई। अब उनसे 1 वोल्ट नहीं दिया जा रहा। तो अब इशू क्या है कि नाउ वी आर स्टक इन आउटपुट इम्पीडेंस सिंड्रोम। आउटपुट इम्पीडेंस क्या है? इस डब्बे का आउटपुट ये था और एक इम्पीडेंस बाहर आता था। आपने एक और इम्पीडेंस लगाई जो कि आर एल है, और ये इनकी आर आउट थी। अब ये जो वोल्टेज है, दिस इज नथिंग बट अ वोल्टेज डिवीजन, आर एल ओवर आर आउट प्लस आर एल इनटू जो वोल्टेज चलता था वो क्या चलता था, इसको वी नॉट एक्स कह देते हैं, वी नॉट एक्स। अनलेस आर एल इज really large as compared to आर आउट, वी आउट हमेशा छोटा ही होगा वी आउट एक्स से। जब आर एल बहुत बड़ी होगी आर आउट से, तो नीचे क्या बचेगा? इधर खाली आर एल बचेगा। RL ही बच जाएगा, आर एल जब कैंसिल हो जाएगा। जाएंगे तो वी आउट जो है बराबर हो जाएगा वी आउट एक्स के। अगर तो आर एल इसी के बराबर है टक्कर पे, जाहिर है ये नीचे डिनोमिनेटर इससे हमेशा बड़ा होगा न्यूमरेटर से, और आप हमेशा जो है वो छोटी वैल्यू आपको मिलेगी। सही है। अगर तो आर एल बहुत ही छोटा हो गया आर आउट से, तो ऊपर बहुत छोटा है और नीचे बहुत बड़ा है, तो आपकी आउटपुट डूब गई। और यही हो रहा था आपके साथ कि आपकी जो आर आउट थी आपके डब्बे की वो बहुत ज़्यादा थी, और आर इन जो है वो जो कि आपने आर एल लगाई वो बहुत कम थी, तो दैट्स व्हाई योर बॉक्स वाज नॉट एबल टू ड्राइव द लोड। सही है। तो अब 2-3 पर्सपेक्टिव्स आ गए हैं यहाँ। क्या पर्सपेक्टिव है कि अब आप अपने एम्पलीफायर की ऑल ऑफ अ सडन यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि भाई मुझे आर एन बताओ यार, भाई मेरे एम्पलीफायर की आर एन क्या है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि हैविंग लो आर एन इज गुड और बैड और वॉट, और इसमें गुड बैड है क्या है क्या नहीं। तो आपने फिर कहा अच्छा यार मैंने देखा था स्मॉल सिग्नल मॉडल ज़रा आराम से बता देता है चीज़ें, फिर वो ड्रॉ करता हूँ, मैं देखता हूँ कि भाई क्या आ रहे हैं क्या आ आउट है। So this is GM-VGS, this is VGS,
we have an RL here. यहाँ पर मुझे RN देखनी है, मेजर करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, यहाँ पर एक मैं VX लगा देता हूँ और करंट मेजर कर लेता हूँ। VX लगाने से कितना करंट आएगा यहाँ गेट से सोर्स के बीच में? करंट बहुत कम होगा क्योंकि ये पाथ ओपन हुआ है ना। हाँ, गेट से तो करंट नहीं फ्लो करता, तो आप VX लगाएं या VY लगाएं या VZ लगाएं, करंट तो जीरो ही होगा। तो at this point VX over IX would be infinite. So that means कि Rin of your circuit, क्योंकि आप इनपुट कहाँ लगाते थे, यहीं लगाते थे, is infinite। अभी अच्छा है बुरा है ये बाद में देखेंगे। आउट कहाँ लगाते हैं भाई? आप आउट आप इधर लगाते हैं। अब आर आउट को यहाँ बताए जब आप किसी भी सर्किट के मल्टीपल टर्मिनल्स हैं और उसका आप एक टर्मिनल पर देखना चाह रहे हैं कि उधर इम्पीडेंस क्या है, तो आप जो है बाकी तमाम जो टर्मिनल्स हैं उन पर जो एक्साइटेशन है उसको हटा देते हैं। यानी कि फर्ज करें कि आप ये चेक करना चाह रहे हैं एक आदमी को पैर में कितनी गुदगुदी होती है और एक साहब जो है उनके सर पे हथौड़ा भी मारे जा रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि वो गुदगुदी की वजह से उछल रहा है, हथौड़ा खाने की वजह से उछल रहा है? ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा कि आपको तमाम एक्साइटेशंस बंद करनी होंगी और अब उनके पैर में गुदगुदी करनी होगी। सो व्हेन वी आर गोइंग फॉर दिस आर आउट, इनपुट कहाँ होती थी भाई? यहाँ होती थी ना। हम जाहिर है बाकी तमाम सर पॉइंटर का कलर चेंज कर देंगे आप, ये देखने में काफी मसला होगा। मैं जूम करता हूँ, मैं जूम आउट हुआ हूँ, ब्लैक से बेहतर और कोई कलर है नहीं है। तो बहरहाल हम इनपुट यहाँ दिया करते थे, तो अब ज़ाहिर है उस इनपुट को हम जब एक्साइटेशन को ख़त्म करेंगे हम इसको ग्राउंड कर देंगे। तो VGS क्या हो गया? यहाँ भी ग्राउंड हो गया, यहाँ भी ग्राउंड हो गया, 0 वोल्ट। सो व्हेन VGS इज 0, तो यहाँ पर GM-VGS होता था, ये हजरत 0 हो गया। जब कोई करंट 0 हो जाए तो क्या हो जाता है? वो ओपन सर्किट हो जाता है। तो जब ओपन सर्किट हो गया तो ये साफ। हाँ, तो अब क्या बचा? व्हेन आई लुक इनटू दिस टर्मिनल, मुझे एक RL नजर आ रही है बस। व्हाट इज R आउट ऑफ दिस सर्किट? RL। ये तो हमने थोड़ा डायरेक्ट सा करा है, आगे जो सर्किट्स हैं उसकी हमें पूरी एनालिसिस करनी होगी, यहाँ तो आराम से हो गया था। सही है, तो R आउट जो है इसकी RL हो गई। अब इशू ये है कि दिस इज अ सर्किट जिसका कि मैं यहाँ डब्बा बनाता हूँ, जिसका कि गेन है -GM-RL, एंड इफ आई लुक इनटू दिस टर्मिनल, सर नजर नहीं आ रहा। क्या हो क्या रहा है? It's very light. सब पॉइंटर थोड़ा सा थिक कर लें। हाँ थिक कर। पॉइंटर मैक्सिमम पे है, मैं इसमें जूम आउट हुआ हूँ। मैं दोबारा बनाता हूँ। अब नजर आ रहा है? हाँ सर सही है। R in of our common source amplifier is infinite. R out is equal to RL. सही है। तो अभी हमने दो तीन चीजें देखी थी कि हमारा जो गेन था वो ये था, which meant कि हम RL को बढ़ाएं 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 तो गेन बढ़ता चला जाएगा। RL को बढ़ाने से आपकी R out भी बढ़ती चली जाएगी। R out बेसिकली वो रास्ता है तो जिसके थ्रू आप लोड को ड्राइव करते हैं, जैसे कि आपने यहाँ देखा, कहाँ देखा इक्वेशन कहाँ गई? हाँ, यहाँ देखा आपने कि अगर आपने R out को बहुत बढ़ाया, तो ये तो आप फिर RL को, छोटे RL को ड्राइव नहीं कर सकते, यानी कि आप रेजिस्टिव लोड्स को ड्राइव करने के काबिल नहीं रहेंगे। सही है। सो दिस इज एन एम्पलीफायर जो कि आपको अपनी मजबूरी बता रहा है, अपनी अच्छी बात भी बता रहा था। वो ये कह रहा था कि यार अगर आपने मेरा गेन बढ़ाना है तो आप प्लीज RL को बढ़ा दें। आपने कहा ये लें भाई, RL को बढ़ा दिया। RL को बढ़ाने से R आउट भी बढ़ गई उसकी, क्योंकि वो RL के बराबर है। अब जब RL बढ़ गई, R आउट बढ़ गई, तो R आउट की वजह से कांट ड्राइव
रेजिस्टिव लोड्स। बेसिकली इसको ऐसे समझ लो कि रेजिस्टिव लोड्स को जो करंट आता है वो आर आउट से होके ही आता है। अब जितना आर आउट को बढ़ा दोगे वो करंट उतना कम हो जाएगा और रेजिस्टिव लोड्स को फिर ड्राइव करना मुश्किल होता चला जाएगा। इसी तरीके से आर इन इनफाइनाइट होने का फ़ायदा क्या है कि नाउ यू कैन कनेक्ट एनी काइंड ऑफ ड्राइवर है कि जो कि करंट बिल्कुल जिससे यहाँ पर करंट मांगेगा ही नहीं आपका सर्किट कहेगा भाई मैं तो अंदर तो मेरे कोई मतलब इनफाइनाइट इम्पीडेंस है, अंदर तो करंट जाता ही नहीं है। सो अ ड्राइवर इवन विद अ वेरी स्मॉल ड्राइव करंट कैन ड्राइव योर एम्पलीफायर। तो इस एंगल से तो ये एम्पलीफायर बहुत अच्छा है। कॉमन सोर्स रेजिस्टिव लोड वाला एम्पलीफायर जो है ये बहुत अच्छा है, कि जो कि कह रहा है कि भाई आपके ड्राइवर से मैं करंट नहीं खींचूंगा। लेकिन दिस इज वेयर वार्निंग साइन इज कि वो कह रहा है कि अगर आपने गेन के चक्कर में आरएल को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, आर आउट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, फिर आपसे लोड ड्राइव नहीं होगा, फिर आप परेशान होंगे। सही है। सो दिस इज आवर स्टार्ट ऑफ एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन और हमने एम्पलीफायर के 3 पैरामीटर्स यही लेकर चलेंगे हम। एक दो और पैरामीटर्स हम कहीं कहीं रास्ते में टच किया करेंगे, विच इज वोल्टेज स्विंग। सर नमाज का हाँ बस 5 मिनट रुक जाओ। और एक दो और पैरामीटर्स हम ऐड करते रहा करेंगे कि जिस एम्पलीफायर की जो अच्छी खसूसियत होगी, जो इन तीनों पैरामीटर्स में फिट होगा और वोल्टेज स्विंग में अच्छा होगा, तो उधर हम उसकी वोल्टेज स्विंग निकालेंगे। सही है। सो दिस इज अवर स्टार्ट। अच्छा, पिछली दफ़ा भी हम फिर संडे को नहीं रख पाए थे क्लास, अच्छी दफ़ा फिर नियत पूरी है कि संडे को हम रख लेंगे। पिछली दफ़ा भी वी वर कंज्यूम बाय प्रपोजल जो कि हमें एक ही दिन में जमा कराना था। तो अनलेस समथिंग लाइक दैट कम्स अप अगेन, इंशाल्लाह इस संडे को हम दो जो दूसरे एम्पलीफायर्स हैं विच इज कॉमन गेट एम्पलीफायर। सर संडे से थोड़ा आगे पीछे कर लें क्योंकि पेपर है हमारा संडे को। अच्छा, संडे को पेपर है? एलएसटी क्या एलएसडी क्या चीज़ है? लीनियर सिस्टम थ्योरी। अच्छा अच्छा, चलो सही है। चलो फिर पेपर से फारिग हो जाओ, फिर बिलाल से कोऑर्डिनेट करो, फिर बताओ कि क्या तुम लोग ना। सो द कमिंग थर्सडे इज बेसिकली योर मिड टर्म, ठीक है? यस सर। तो ये क्या उससे पहले ये पार्ट है छोटी मोटी क्लास हो जाएगा हैं? ये हमारा एम्पलीफायर्स वगैरह तो आएंगे ना मिड टर्म में? बिल्कुल मिड से पहले अगर कोई अल्लामा इकबाल का शेर भी हमने कहीं सुना होना है तो वो भी आएगा। जो मतलब टच भी किया है वो सब कुछ आएगा। ठीक है, तो अब अभी अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, लेट्स स्टॉप इट हियर। सर यार अगली दफा से, हाँ एक मिनट सॉरी, अगली दफा से क्लास थोड़ा आधे घंटे ऊपर शिफ्ट कर लेंगे, यूं फिर नमाज बीच में आ जाती है। सर 3:30 पे कर लेंगे। 3:30 पे सर 3 बजे कर लें सर भले। सब अगर 3 साढ़े 3 बजे अवेलेबल हैं? यस सर। किसी को इशू ना हो तो 3:30 या 3 तक कर लें। तुम बिलाल फिर सबसे पूछ लेना, तो फिर ऐसे कर लेंगे। ठीक है सर। ओके सर। चलो ठीक। सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर जो असाइनमेंट है वो हम हाथ से लिख के उसके पिक्चर्स बना के उसका पीडीएफ बना के अपलोड कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और सेम गोज फॉर मिड? मिड के थोड़े से ज़रा स्ट्रिक्ट होंगे रूल्स। बहरहाल वो जो पेपर होगा उसी के अंदर आपने जो पिक्चर है ना, वो मैं वर्ड फाइल भेजूंगा, उसी के अंदर आपने फिट करके जो है वो अपलोड करनी होगी। आप भले से हाथ से सॉल्व करें, लेकिन वो जो पिक्चर आप फिर लेकर अपलोड करेंगी तो, और दिस इज अप टू यू गाइस कि अगर वो पिक्चर ऐसी हुई कि मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा तो फिर मतलब मैं बरी जिम्मा हूँ। ज़ाहिर है वो पिक्चर तमीज़ से लेना, और ज़ाहिर है उसका साइज़ ऐसे डालना कि मतलब मैं यहाँ इमेज प्रोसेसिंग लगाता नहीं फिरूंगा कि उसमें से कुछ निकालूं। और अभी मुझे आज ये अंदाज़ा भी हुआ है कि तुम लोगों ने असाइनमेंट में हर कोई अपना अपना अल्लामा बना हुआ है, उसका अंजाम तुम लोगों ने देख लिया है कि तमाम अल्लामे अकेले जो हैं गलत जवाब लाए हुए थे। तो अब मिड टर्म में कुछ 4-5 दिन रह गए हैं, तो कब करोगे भाई तुम लोग आपस में डिस्कशन है? और मतलब क्या सब कुछ क्लियर चल रहा है? तुमने असाइनमेंट का और क्विज का सवाल देखा? इट वाज़न्ट जस्ट अ न्यूमेरिकल, देयर वाज अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्चुअल, मतलब हैंकी पैंकी थी उसमें कि ऐसे कर दें, वैसे कर दें, वैसे कर दें। तो क्विज का तीसरा पार्ट किसकी समझ में आया कि उसमें जो है वो इनफाइनाइट इम्पीडेंस अचीव करनी है? उसका मतलब क्या था? किसी ने सही किया वो? अभी तक मैंने क्विज चेक नहीं किया सर। उसमें बेसिकली सैचुरेशन में था। सैचुरेशन में चैनल एंड मॉड्यूलेशन 0। यस सर।
चलो अब मुझे देखना पड़ेगा, पता नहीं क्या अजीब अजीब बातें करो। सर लीनियर वाले में तो जो लीनियर वाला डीप ट्रायोड था और नॉन लीनियर वाले में ट्रायोड वाला पार्ट था और आखिरी वाला जो सैचुरेशन वाला था। सही, चलो लेट मी लुक इनटू दिस। ठीक है सर। तो बहरहाल मिड से पहले आई वुड एक्सपेक्ट यू गाइस टू बी मोर एक्टिव। मैं तुम लोगों को कुछ सवालात भी बुक के बताता हूँ, वो एक्सरसाइज करो, जिधर फंसो फौरन की जो है हमारी तरफ फेंको, फहाद और आकिब की तरफ। आरएज और टीएस जो हैं दे वुड बी देयर टू हेल्प यू आउट। खुद सोते रहोगे, अगर एक्टिव नहीं होगे तो फिर मिड टर्म वाले दिन नहीं, फिर जो है ना शिकवा करना। जी सर इंशाल्लाह। सही है, चलो जी सर। ठीक, ओके थैंक यू सर। ओके अल्लाह हाफ़िज़। ओके अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर, अल्लाह हाफ़िज़। ओके भाई अल्लाह हाफ़िज़।